like am I comfortable in English? You guys are comfortable in English or should I start talking in Hindi or mix? Mix is okay. थोड़ा मैं मिक्स रखता हूँ तो आप लोग को थोड़ा इंटरेक्टिव रहेगा और अच्छा लगेगा। जब हम बात करते हैं कि इमर्जिंग ट्रेंड्स मतलब ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड वाइड जो बहुत ज़्यादा पिक कर रही है और हम लोगों को सब लोगों को पढ़ने की आवश्यकता है, उसमें काम करने की आवश्यकता है। So these are the emerging trends. I will talk on each one of them in detail. These technologies are solar. The 6 major emerging trends. आप इसको emerging trend बोल सकते हो, boosters बोल सकते हो, मेगा ट्रेंड बोल सकते हो, वर्ल्ड वाइड ट्रेंड। दिस इज नॉट इन पर्सपेक्टिव कि मैं NIT में बैठा हूँ तो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि ये सब्जेक्ट का आपका कमांड होना चाहिए। ये वर्ल्ड वाइड सही में इसके ऊपर बहुत और बहुत ज़्यादा डिटेल में काम हो रहा है। तो पहला है सोलर। व्हेन आई से सोलर इज नॉट ऐसा नहीं कि केवल सोलर पैनल्स पे रिसर्च हो रही है। सोलर पैनल से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके एप्लीकेशन मे बी whether it is solar pumping drive which I was working in Shakti pump or solar Greta inverter, hybrid inverter और मे बी न्यू फॉर्म ऑफ सोलर पैनल्स। लाइक अभी आप देखेंगे कि जितने भी सोलर पैनल मार्केट में अवेलेबल है वो पॉलीक्रिस्टलाइन और दूसरे टाइप के मेटल के अभी मोनो पर्क और इस टाइप के पैनल्स मार्केट में आ गए जिनकी पावर डेंसिटी बहुत अच्छी है। सेम एरिया में जो आपको 300 वाट का पैनल अवेलेबल था and now it is like 500 watt, 550 watt or 600 watt. So double the power you are getting in a same size of panel. And also people are working towards the improvement on the efficiency of solar panels. So that is one part of it. So that is only solar panel. अगर आप next बात करें तो सोलर वाला जो मेगा ट्रेंड है इसमें मोस्टली जो काम हो रहा है वो काम हो रहा है सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर्स और सोलर ग्रेटा इन्वर्टर्स। ग्रेटा इन्वर्टर्स भी स्प्रिंग इन्वर्टर हो गए जो छोटे छोटे 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट, 20 किलोवाट, 50 किलोवाट तक के जो स्प्रिंग इन्वर्टर है इनका जॉब क्या होता है स्प्रिंग इन्वर्टर का? टेक द सोलर एनर्जी, रन एट MPPT एंड फीड द एनर्जी टू ग्रिड। ग्रिड में सारी की सारी बिजली फीड करना। ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ सोलर एनर्जी इन EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल्सो वन ऑफ द एरिया वेयर पीपल आर वर्किंग। दूसरा जो मेन अब जो काम हो रहा है अगर आप पूरा सोलर की फील्ड को देखें वेदर इट इज ग्रेटा इन्वर्टर, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर और हाइब्रिड इन्वर्टर। अर्लियर वी यूज्ड टू थिंक दैट दिस काइंड ऑफ इन्वर्टर वर गेटिंग इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, बट आई कैन नेम एटलीस्ट 20 to 30 कंपनीज इन इंडिया जिन्होंने अपने खुद के सोलर ग्रेटा इन्वर्टर डेवलप किए और मार्केट में सेल करना चालू किया। जिसमें एक कंपनी का नाम लेता हुआ शक्ति पम्प, के सोलर, किर्लोस्कर, टाटा सॉल्यूशंस, टाटा पावर सॉल्यूशंस, ये सब लोगों ने अपने खुद के इन हाउस इंडिजीनियस सोलर इन्वर्टर्स बनाए और मार्केट में बेचना शुरू किए। तो ये जो अभी तक बनाए जो मार्केट में चल रहे हैं इट इज एक्चुअली वी हैव कॉपीड फ्रॉम दी not I would not say the design copied but the idea copied from China and Europe and then they started sell. We just wanted to reduce the import from other countries. जो भारत सरकार चाहते थे कि इंपोर्ट जितना ज़्यादा हो रहा है उसका उतना इंपोर्ट वो कैसे कम कर सकते हैं। बट अब नेक्स्ट ट्रेंड कुछ और है, ये हमने अचीव कर लिया। हमारे देश की कुछ कंपनियां इस टाइप के प्रोडक्ट को बना के बेच दी है। द नेक्स्ट ट्रेंड इज हाउ कैन वी डू मिनिएचराइजेशन ऑफ दिस इन्वर्टर। वी डोंट वांटेड टू 3 किलोवाट का इन्वर्टर मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, जितना छोटा हो, नेचुरल कूल्ड हो, जितनी एफिशिएंसी उसकी ज़्यादा से ज़्यादा हो। पहले 95% एफिशिएंट प्रोडक्ट आता था, 98 आ रहा है, 99 आ रहा है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट 99.3, 99.4% एफिशिएंसी इंक्लूडिंग बूस्ट एंड इन्वर्टर। तो हाउ कैन वी अचीव दोस काइंड ऑफ एफिशिएंसी इज द लेटेस्ट ट्रेंड इन रिटेल सेगमेंट। तो क्या हो रहा है? So what you guys have to focus is research development in Greta inverter, especially when I was talking about silicon carbide application of silicon carbide. How can you miniaturize 3 किलोवाट का इन्वर्टर? अगर आप लोगों में से किसी ने रिसेंट REI रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो का अटेंड किया हो जो लास्ट मंथ में था गुड़गांव में, तो वहाँ पर मैंने जो लेटेस्ट साइज देखा कि जो प्लेट आप देख रहे हैं इस प्लेट के डायमेंशन का 3 किलोवाट का ग्रेटा इन्वर्टर मैंने देखा है। जस्ट वेरी थिन, वेरी कॉम्पैक्ट, समवेयर अराउंड
50 वाट टू 100 वाट पर क्यूबिक इंच, 1 इंच बाई 1 इंच बाई 1 इंच में 100 वाट आ जाता है। और आपको 10 किलोवाट बनाना है तो एक जस्ट 100 क्यूबिक इंच के साइज में आपको 10 किलोवाट का इन्वर्टर बनाना है। सो दैट इज व्हाट रिसेंट ट्रेंड व्हिच इज गोइंग ऑन इन सोलर। सोलर में पैनल के ऊपर भी काम हो रहा है, ग्रेटर इन्वर्टर्स के ऊपर भी काम हो रहा है। अब मतलब वी हैव कम आउट ऑफ द मोड व्हाट इज ग्रेटर इन्वर्टर एंड हाउ इट वर्क्स, वी नो व्हाट इज PLL, we know, but the question is how can we make product little more beautiful, compact and cost effective। वो अब मेजर ट्रेंड है सोलर में। अब नेक्स्ट ट्रेंड जो कि सर ने उसको टच किया वो है एनर्जी स्टोरेज। ग्लोबली दिस इज अनदर ट्रेंड। एनर्जी स्टोरेज मीन्स एनर्जी स्टोरेज इज नथिंग बट बैटरीज, डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज। तो लिथियम बैटरीज, lithium titanium batteries, lithium ferrophosphate batteries, and now people are talking about sodium ion batteries. And on top of that, people are now talking about fuel cell as an also as an energy storage element. तो यहाँ पर अगर वर्ल्ड वाइड क्या काम हो रहा है एनर्जी स्टोरेज में, हाउ कैन वी इंक्रीज दी एनर्जी डेंसिटी, नंबर 1, नंबर 2, हाउ कैन वी स्टोर एंड यूटिलाइज बैक एनर्जी विद द बेयर मिनिमम लॉसेस। मतलब जब हम एनर्जी स्टोर करते हैं बैटरी में तो कैसे करते हैं, एनर्जी चार्ज करते हैं, और जब उसको यूटिलाइज करते हैं तो उसको डिस्चार्ज करते हैं। तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग और उसमें चार्ज बने रहने के लिए जो लॉसेस होते हैं उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, नंबर 2। नंबर 3, जो बैटरीज की लाइफ है जिसको हम बोलते हैं चार्ज डिस्चार्ज साइकिल्स, वो एक डिफरेंट चार्ज डिस्चार्ज साइकिल होती है। जैसे लेटेस्ट बैटरीज के केस में यू विल से लाइक क्लोज टू 500 to 600, 500 to 800 is the charge discharge cycle. In case of lithium it goes up to 2000, 3000 kind of number. In case of lithium titanium it goes close to 5000 of number, means 5 से 10 साल तक की लाइफ हो सकती है। इसलिए आप देखोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में जो बैटरीज होती है उसकी वारंटी वो लोग करीब 5 साल 6 साल के आसपास की वारंटी आपको दे रहे हैं। तो एनर्जी स्टोरेज में सबसे पहला जो काम हो रहा है वर्ल्ड वाइड वो काम हो रहा है हाउ टू मेक कॉम्पैक्ट बैटरीज, एंड सेकंड वन हाउ टू रिड्यूस द लॉसेस इन चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हाउ टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ बैटरीज। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच इज हैपनिंग अक्रॉस वर्ल्ड वाइड इज हाउ टू गेट द न्यू मटेरियल्स फॉर एनर्जी स्टोरेज। जैसे न्यू मटेरियल्स की जब मैं बात करता हूँ तो लिथियम आयन हो सकता है, जब हम 4th 5th क्लास में हो अपलोड उसी टाइम आपने सुना होगा लिथियम आयन मोबाइल में बैटरीज आने लगी है। जो बैटरीज वो लिथियम आयन की बैटरीज है, 3.5 वोल्ट की बैटरीज है, वो सब हम लोगों ने बहुत कुछ देखा। अभी सारे लैपटॉप की बैटरीज लिथियम आयन है, कार में भी लिथियम, आपको होम इन्वर्टर्स में भी, जो घर में आपके घर में जो होम इन्वर्टर है दैट इज ऑल्सो विल सून रिप्लेस बाई लिथियम आयन बैटरीज एंड ऑल। बट लिथियम इज नॉट एबंडेंटली अवेलेबल इन इंडिया, सो वी आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन other countries, mostly ताइवान, चाइना, जापान, बोलिविया, इनमें यहाँ पे जो माइंस है यहाँ के मेटल के ऊपर अपन डिपेंड करते हैं। तो लास्ट 5 इयर्स में जो न्यू मेटल के ऊपर आप लोगों ने न्यूज़ में थोड़ा फॉलो किया होगा कि रिलायंस इंडिया एंड देन अडानी दे हैव इन्वेस्टेड इनटू न्यू एनर्जी बिजनेस, एंड दे हैव नॉट जस्ट इन्वेस्टेड कि 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये में लगा देता हूँ तो कुछ अच्छा निकल जाएगा। हजारों करोड़ रुपए उन्होंने लगाए हैं न्यू एनर्जी बिजनेस। और न्यू एनर्जी बिजनेस में रिलायंस ने सबसे पहले 4 से 5 कंपनी का वर्ल्ड वाइड एक्विजिशन किया, बड़ी बड़ी कंपनी जो कि केवल इसमें काम कर रही है कि कैसे नया मेटल मिलता है। सो दे आर फोकसिंग ऑन सोडियम आयन, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन लिथियम आयन एंड ऑल। सो फ्यूचर इन इलेक्ट्रिक व्हीकल वुड बी सोडियम आयन। If I compare lithium ion versus sodium ion is a little bit in a nutshell, sodium ion will have a little bit poor energy density as compared to lithium ion, poor energy density, but the life is much better. Okay, it is not explosive. Lithium ion is explosive, but sodium ion is not explosive. So they are investing. तो ट्रेंड क्या चल रहा है इंडिया में? अगर इंडिया में वर्ल्ड वाइड एनर्जी स्टोरेज में बैटरी, नई नई बैटरी टेक्नोलॉजी, उसको कैसे एफिशिएंटली चार्ज और डिस्चार्ज करना, उसकी एनर्जी डेंसिटी को कैसे इम्प्रोवाइज करना, नए मटेरियल्स जो एनर्जी डेंसिटी के लिए मतलब नए मटेरियल्स खोजना जिससे कि और बैटरी सस्ती हो सके, अच्छा आपको बैटरी का प्रोडक्ट मिल सके। मैग्नेटिक की ओर भी जा रहे हैं जी।
मेकेनिकल इंजीनियरिंग में बोलते हैं कि हाफ सीवी स्क्वायर और हाफ एल आई स्क्वायर. सो यू कैन स्टोर एनर्जी आइदर इन मैग्नेटिक form or electrostatic form. Both the things are possible, but the losses are limited in electrostatic. That's why people are focusing from years to the centuries to get that in electrostatic. Magnetic में भी कुछ लोग काम कर रहे हैं. मुझे तो बुरी बात नहीं. We are all part of research, so we have to find out. Anything else? तो जब भी हम बैटरी को चार्ज करते हैं, कोई भी बैटरी, लेड एसिड बैटरी हुआ, लिथियम आयन बैटरी हुआ, लिथियम टाइटेनियम बैटरी हुआ, जब हम चार्ज करते हैं मतलब क्या करते हैं बाहर से वी चार्ज थ्रू करंट. करंट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन, राइट? सो वी प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन. जब हम चार्ज करते हैं तो चार्जिंग इक्वेशन इज ऑलवेज एन एक्सोथर्मिक. मतलब में चार्ज करते टाइम उस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन में कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करना, कुछ ना कुछ हीट प्रोड्यूस करना. तो ये जो हीट जनरेट हुई है, ये हीट इज द मेन रीजन वाई चार्जिंग्स आर लिमिटेड टू कि मुझे इतने ही सी से चार्ज करना है. जैसे आपको बोला जाता है कि एक बैटरी है 100 AH की. AH इज नथिंग बट द कैपेसिटी ऑफ बैटरी. तो आपको बोलते हैं लेड एसिड बैटरी को कि आप 0.1 सी 0.15 सी 0.2 से ज़्यादा चार्ज मत करना, अदरवाइज लाइफ नहीं है. दैट मीन्स 100 AH की बैटरी तो 15 एम्पीयर 10 एम्पीयर 20 एम्पीयर से ऊपर उसको चार्ज मत करना. ऐसा क्यों बोला गया? वो आपको इम्पोर्टेंट है, ऐसे इंजीनियर आपको पता होना. ऐसा इसलिए बोला गया बिकॉज दी when you charge with a higher current, higher heat will be generated. When heat will be generated, so lead acid battery में जब Pb और PbSO4 बनते हैं तो बेसिकली जब डिस्चार्ज रहता है H2O रहता है, बाद में H2SO4 बन जाता है और Pb और PbO बन जाता है. आप इक्वेशन देख सकते हैं, I don't want to go in that detail. तो आपने मानिए जब हीट रहेगी तो your water will evaporate. If your water will evaporate, eventually life of the battery will come down. So because of the थर्मल लिमिटेशन, चार्जिंग इक्वेशन में जो एक्सोथर्मिक इन नेचर, इसकी वजह से चार्जिंग करंट लिमिटेड है. तो आप बोलोगे सर लिथियम आयन बैटरी हो गया, लिथियम टाइटेनियम बैटरी को तो बहुत फास्ट चार्ज कर सकते हैं. आजकल पहले मोबाइल 1-1 घंटे में चार्ज होता था, तो मैं 20 मिनट में चार्ज कर सकता हूँ. दे वर्क ऑन द मटेरियल टू इम्प्रोवाइज द हीट क्वांटिटी. आई एम नॉट सेइंग दैट स्टिल दे आर नॉट जनरेटिंग हीट. आप कभी भी देखोगे आपके मोबाइल, आपका लैपटॉप अगर आप कंटिन्यूसली चार्जर में लगा देते हो, कई बार थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है. Why it is becoming heat? Because of exothermic pressure. Similarly, on the discharge equation, any batteries are endothermic. मतलब मुझे हीट जनरेट नहीं होगी अगर मैं उसको फास्ट डिस्चार्ज करूँगा तो भी. ठीक है? Do not consider this a generalized statement, but it is most of the batteries are like that. ये चीज़ क्लियर हुई आपको? मैं वहाँ पर लेके आता हूँ. So using a water, how can we generate electricity? That is what called new hydrogen. So you have a water using an electrolyzer. Using an electrolyzer, just separate out hydrogen and oxygen is called portion of electrolyzer. Electrolyzer और electrolysis जो आप पूरी प्रोसेस करते हैं, कैसे होगी? तो if you wanted to separate out hydrogen and oxygen, आपको कुछ amount of electricity उसमें देना पड़ेगा. इलेक्ट्रिसिटी विल बी इन टर्म्स ऑफ वेरी हाई करंट. वेरी हाई करंट जो आप बैटरी को चार्ज करने के लिए जो चार्जर यूज करते हैं, उससे भी कई अधिक मात्रा में आपको करंट देना पड़ेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग करने के लिए. ठीक है? इलेक्ट्रॉन यू विल इंसर्ट एंड देन यू विल मेक आउट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेपरेट. दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन सेपरेशन. व्हेन यू हैव हाइड्रोजन अवेलेबल एंड ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल, make them, combine them and make again water and then generate electricity is nothing but a fuel cell. Is nothing but a fuel cell. तो फ्यूचर में अभी आपने देखा होगा, अगर न्यूज़ आप फॉलो कर रहे हैं तो अभी नितिन गडकरी जी ने कार लेके आए थे, टोयोटा किसी की कार थी जो कि हाइड्रोजन बेस्ड कार थी. तो उसमें उन्होंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सिलेंडर से मिक्स करके एनर्जी जनरेट करके कार को पूरा चला. How come we will come in picture? We means our society. हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लोग हैं. हम लोगों को ऐसे पावर कन्वर्टर्स पे काम करना पड़ेगा, ऐसे हाई करंट पावर कन्वर्टर्स पे काम करना पड़ेगा जो वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सके. दैट मीन्स यू हैव टू वर्क ऑन फास्ट चार्जर्स. इसीलिए मेरी जो नई कंपनी जिसमें मैं स्टार्टअप शुरू किया उसमें वी विल बी वर्किंग ऑन फास्ट चार्जर्स. फास्ट चार्जर इवेंचुअली कैन ऑल्सो बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल, बट वी वांटेड टू वर्क फॉर हाइड्रोजन. एनर्जी स्टोरेज उसके अंदर होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल में. देन यू हैव अ VFD जिससे कि
मोटर आपकी रोटेट होती है, इलेक्ट्रिक मोटर। मोटर भी डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी की आती है, इंडक्शन मोटर, सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर, BMSN, BLDC, जो भी आपको मोटर चलाना है मोटर, डिपेंडिंग ऑन दी चॉइस ऑफ योर एफिशिएंसी एंड देन फॉर्म फैक्टर। तो ई मोबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारा काम हो रहा है। नाउ दी फिफ्थ एरिया इज फास्ट चार्जर्स which is applicable for EV as well as for green hydrogen, ठीक है। and the sixth most emerging market is high speed drives। आप जो ड्राइव्स आप लोगों ने देखी है इलेक्ट्रिक ड्राइव, आपको पता कितना आरपीएम तक हम लोग मोटर को घुमा सकते हैं? 3000 आरपीएम तक रेडियल स्पीड तक। अगर उसकी स्पीड डबल कर दिए तो 2 पोल की मोटर हो सकता है 6000 आरपीएम तक, बट दैट इज नॉट द फ्यूचर। फ्यूचर इज ऑल अबाउट मिनिचराइजेशन। मिनिचराइजेशन मतलब हम किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी सॉल्यूशन को कितना छोटा कर सकते हैं, दैट इज ऑल कॉल्ड हाई स्पीड ड्राइव। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, यू विल बी एबल टू रिलेट। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कंप्रेसर? साइकिल की दुकान में हवा भराया जाता है, मतलब देखे वो कंप्रेसर। किसी इंडस्ट्री में जाते हैं तो जो एयर लीक लगती है वहाँ पे आप लोगों ने कंप्रेसर देखा होगा। अगर मुझे 100,000 लीटर्स का एनर्जी एयर स्टोर करना है और मुझे कंप्रेस करना है, तो हो सकता है कि यहाँ ये 2 टेबल बाई 2 टेबल का जो एरिया है इतना बड़ा कंप्रेसर रहेगा और टैंक उसका और भी बड़ा है आज के प्रेजेंट सिचुएशन। एंड दैट सिस्टम इज वर्किंग एट 3000 आरपीएम और 1500 आरपीएम काइंड ऑफ सिस्टम विद ऑल PLC कंट्रोल एंड सब जो भी लेटेस्ट हो सकता है। जो अपन लोगों ने देखा जो हो सकता है, उसका साइज कितना बड़ा है? ये 2 टेबल बाई 2 टेबल और एक बड़ा सा टैंक उसमें रखा है जिसमें कि अपन ने एयर भरते हैं। Now imagine in future with help of all of you guys and industry and academic and all, we develop a high speed drive। high speed drive मतलब high speed motor plus high speed drive। ड्राइव का खाली हाई स्पीड ड्राइव बनाने से भी काम नहीं चलेगा, मोटर को भी हाई स्पीड में जाना पड़ेगा। इमेजिन इफ द मोटर वर्क्स एट 30,000 आरपीएम, 60,000 आरपीएम, 90,000 आरपीएम और 2 लाख आरपीएम, the same size of compressor will be miniaturized to this PC size, that's all। and but we cannot miniaturize the storage tank of air। वो उतना ही बड़ा रहेगा, क्योंकि उसको miniaturize करना मतलब और हाई प्रेशर पे स्टोर करना, दैट विल बी लिटिल डेंजरस। प्रेशर बढ़ा होगा तो फटने के चांसेस है, उसको ब्लास्ट होने के चांसेस है, तो उसको अपन नहीं चढ़ रहे। बट ऑल दिस कंप्रेसर पार्ट विल बी miniaturized to this। so these are the 6 major area world is working towards, ठीक है, इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारे एरिया आप नोट करें, इसके बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं, जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बता सकते हैं और अपने स्टूडेंट्स को उस एरिया के लिए तैयार कर सकते हैं। दैट विल बी वेरी वेरी गुड, ठीक है। अब ये एरियाज हैं, इन 6 मेजर एरियाज में आपको 2 चीज़ें एज ए टेक्नोलॉजी और सीखना पड़ेगी, इनके बारे में जानकारी रखो। कोई भी एक एरिया पिक करो, उसके ऊपर काम करो और बाद में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन इन एरिया में कहीं पे भी और IoT का एप्लीकेशन ये जरूर सीखें, खुद भी सीखें, जितना अधिक से अधिक सीख सकते हैं उस पर काम। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कैन आई गो इन डिटेल नाउ? कोई क्वेश्चन आपके मन में, उसके बाद में जा सकते हैं। आई हैव जस्ट क्लासिफाइड द डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबल प्रीवियसली, अवेलेबल नाउ और फ्यूचर में कैसे अवेलेबल होंगे, उसके ऊपर एक स्लाइड है छोटी सी। तो आप अगर देखेंगे तो वो फर्स्ट पिक्चर आपको दिख रहा है वो है IC मतलब इंटरनल कंबशन बेस्ड व्हीकल जो है, उसमें बैटरी भी होती थी। बैटरी के बाद पुराने व्हीकल जो मेरी कार है वो भी वैसी की वैसी कार है। एंड देन देयर इज ए नियर बाई इज दी बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल। दोनों में अंतर क्या है? एक में फ्यूल से चल रहा है, फ्यूल कुछ भी चाहे पेट्रोल हो सकता है, चाहे डीजल हो सकता है, चाहे गैस हो सकता है, कोई भी फ्यूल हो सकता है। एंड देन बेसिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब एक एनर्जी स्टोर करने वाला बैटरी होगी। बैटरी कोई भी लेड एसिड बैटरी, लिथियम आयन बैटरी या कोई भी बैटरी हो सकती है, उससे मोटर कंट्रोलर चल रहा है। देन देयर इज अ नेक्स्ट सेगमेंट इज दी व्हाट यू कॉल पैसेंजर हेवी इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। बोथ आर एज, बोथ इन दोनों के एज स्टैंड फॉर हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। यहाँ पर जो अभी कुछ व्हीकल्स जैसे अभी टोयोटा ने गाड़ी लॉन्च किया है, करीब 1.5 करोड़ के आसपास का गाड़ी है, वेलफेयर, टोयोटा वेलफेयर। अगर आप थोड़ा सा फॉलो करते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। टोयोटा का प्राइस जो करीब 12 से 14 साल पुरानी गाड़ी है जो अपने इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ, वो भी हाइब्रिड व्हीकल है। 150 किलोमीटर पर आवर में जाना और वेट भी आपको कराना है
लीटर पे लेके जाया जाए। दैट्स व्हाट दे हैव लॉन्च्ड इन वेलफेयर, टोयोटा वेलफेयर इतनी बढ़िया लग्जरी गाड़ी है और उसका फ्यूल एफिशिएंसी है 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर पर लीटर। यू कांट इमेजिन, मतलब आप लोग मेरे जैसे हैं तो मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे तो मारुति 800 या अल्टो 800 चलेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। इमेजिन जो लोग BMW चलाते थे और BMW से भी ज़्यादा महंगी गाड़ी चलाते थे, उनको अगर 1 लीटर में 20 किलोमीटर गाड़ी चल जाए उनके लिए तो मतलब भगवान मिल गया उनको। तो दैट इज नथिंग बट दी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें बैटरी बहुत छोटी है, विच इज अगेन गेटिंग इट चार्ज, और फ्यूल की एफिशिएंसी ऑटोमेटिक वो इलेक्ट्रिक को शिफ्ट हो जाती है, ऑटोमेटिक वो कभी फ्यूल उस पर शिफ्ट हो जाती है। जो रेंज एंग्जाइटी है, ये वर्ड कभी सुना आप लोगों ने रेंज एंग्जाइटी का? रेंज एंग्जाइटी मतलब अगर मैं बस बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी तो वापस कैसे चार्ज करूँगा, घर कैसे जाऊँगा, मेरा क्या होगा, अभी तो मैं पेट्रोल भरा लेता हूँ कहीं से भी जाके, तो रेंज एंग्जाइटी भी खत्म हो जाती है। सो दैट इज व्हाट इज दिस इज व्हाट्स हैपेंड टिल नाउ, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग नाउ, एंड दिस विल हैपन इन फ्यूचर। तो फ्यूचर में आपको जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल मिलेंगे, चाहे वो हाइब्रिड मिले या इलेक्ट्रिक मिले, हाइब्रिड आपको मिलेगा तो कंबशन इंजन बेस नहीं मिलेगा, फ्यूल सेल बेस ही मिलेगा। सो आई रिक्वेस्ट टू वर्क मोर एंड मोर टुवर्ड्स दी फ्यूल सेल इफ पॉसिबल। फ्यूल सेल इज दी फ्यूचर और आपको उसके ऊपर काम करना आना चाहिए, उसके ऊपर समझना आना चाहिए। तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल और फ्यूल सेल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल इज दी फ्यूचर। आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़ेंगे, डू वी हैव दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी अवेलेबल कि मुझे फ्यूल तो ठीक है हम लोग कहीं से खरीद लेते हैं, ईरान से खरीद लेते हैं, इराक से खरीद लेते हैं, रशिया से खरीद लेते हैं, कहीं से खरीद लेते हैं, थोड़ा हमारे पास भी खुद का रिजर्व है, बट इतने इलेक्ट्रिक व्हीकल आ जाएंगे तो डू वी हैव एनर्जी अवेलेबल? हो सकता है अभी हमारा आंसर हो सकता है सर पता नहीं, वी आर नॉट द राइट जज, तो गवर्नमेंट बनाने पॉलिसी तो उनको पता हो, वी डू नॉट हैव दैट, बट गवर्नमेंट इज फोकसिंग ऑन नॉन कन्वेंशनल, जिसको रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, तो सोलर आ जाएगा पिक्चर में, फ्यूल सेल आ जाएंगे पिक्चर में, जो मैंने आपको हाइड्रोजन और वाटर का बोला वो सब पिक्चर आ जाएंगे, तो आवर ड्रीम विल कम ट्रू। ठीक है, तो वो वाला दिमाग में अगर है ऐसा किसी ने बैठा के रखा कि पता नहीं तो चलने वाला नहीं है, ऐसा नहीं है। वर्ल्ड इज वर्किंग टुवर्ड्स दैट, सो दैट विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। ऐसा लोग बोलते हैं, बात करते करते बोलते हैं तो इलेक्ट्रिक सक्सेस नहीं होना है, अभी तो आग लग रही कारों में, लगेगी यार, कार में आग लगने दो, टू व्हीलर में आग लगने दो, आग इसलिए लगी क्योंकि लिटिल बिट इमेच्योर है, और वो मैच्योर होगा तो फ्यूल, जब पेट्रोल व्हीकल बनाना था उसमें भी बहुत आग लगी थी पहले, तो ये सब होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आता हूँ मैं। अच्छा, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो पॉइंट्स है, यहाँ पर अगर आप लोगों में से कोई काम करना चाहे तो अभी भी अपने देश में जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनने, चाहे टाटा खुद बना रहा है, अशोक लेलैंड बना रहा है, या होंडा की जो कोना इलेक्ट्रिक जो आई है, ये सारी गाड़ियों में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स आर गेटिंग इम्पोर्टेड आइदर फ्रॉम चाइना, ताइवान, जापान और इसमें आ रहा है मोस्ट ऑफ द पार्ट्स। सो देयर इज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी अवेलेबल कि आप उसमें से कुछ पार्ट इंडिजिनाइज कर सकते हैं क्या, आप कुछ पार्ट बना के उनको सपोर्ट करा दे सकते हैं कि उसमें कुछ काम कर सकते हैं। सो दिस एरिया इज ऑल्सो रिलेटिवली न्यू एंड इट इज आस्किंग फॉर लॉट ऑफ डिमांड। मेन पावर भी तैयार करके दे सकते हो ऑफ द पॉलिसी, दैट विल ऑल्सो बी हेल्प फॉर द सोसाइटी। ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे कोई प्रोडक्ट बना के ही देना है, आप अगर उसमें पढ़ा के आपके यहाँ के स्टूडेंट्स को भी तैयार करके उस एरिया में दे सकते हो, दैट विल ऑल्सो बी ग्रेट हेल्प। व्हीकल है उसमें दो टाइप के चार्जर आपको लगेंगे, एक को हम बोलते हैं ऑनबोर्ड चार्जर और एक को बोलते हैं चार्जिंग स्टेशन। जो गाड़ियों के साथ आता है, जो आप कार खरीदते हैं, टू व्हीलर खरीदते हैं, उसका हमें जो चार्जर लगा के देता है, जिसको आप प्लग करते हैं, चार्ज कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑनबोर्ड चार्जर। क्या बोलते हैं? अब ऑनबोर्ड चार्जर की जो खासियत है वो ऐसी है कि इट विल बी एबल टू चार्ज बैटरीज इन लिटिल लॉन्गर टाइम, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, क्योंकि वो चार्जर इसलिए डिजाइन किया कि आप दिन भर आपका काम करके ऑफिस जाओगे, ऑफिस से घर आओगे, शाम को प्लग इन कर दोगे और आप सुबह तक गाड़ी पूरी चार्ज रहेगी, फिर से लेके चले जाओगे। सो दैट इज कॉल्ड ऑनबोर्ड चार्जर। ऑनबोर्ड चार्जर 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 5 किलोवाट, 10 किलोवाट की रेंज या 20-20 किलोवाट की रेंज की देंगे, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट टाइप ऑफ व्हीकल यू आर ऑनिंग। अभी आप देखोगे टाटा नेक्सॉन का जो चार्जर है वो 3.3 किलोवाट का ऑनबोर्ड चार्जर है। जो आपके अथर और ओला का जो अथर और ओला इलेक्ट्रिक के जो टू व्हीलर रोड पे चल रहे हैं, दैट इज 800 वाट to 1.5 किलोवाट ऑफ ऑनबोर्ड चार्जर। अब अराउंड 600 वाट ऑल्सो भी अवेलेबल है पुराने वर्जन में। दूसरा है चार्जिंग स्टेशन। चार्जिंग
चार्जिंग स्टेशन क्यों काम आएंगे? जब मैं गाड़ी लेके हाईवे पर निकल गया हूँ और मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है, यहाँ से दिल्ली जाना है, कहीं पर भी जाना है, दिल्ली इज ऑलमोस्ट लाइक 600-700 किलोमीटर फ्रॉम हियर, 600 किलोमीटर है यहाँ से दिल्ली के पास। हाँ 600 के आसपास है, ठीक है। तो अपन मान लेते 600 किलोमीटर। तो अभी टाटा नेक्सॉन या टिगोर या कोना, इनकी सबकी रेंज कितनी, 300-400 किलोमीटर के आसपास है। 400 बोलते जब चलाने लगते हैं अपन एक अच्छी स्पीड पर, तो लगता है कि 250 रेंज मुझे मिले, तो वापस वो रेंज एक्साइड ही आ जाएगी। तो हाईवे पर मुझे कहीं खड़ा करके चार्ज करना पड़ेगा। अगर मुझे हाईवे पर खड़ा कर खड़े होकर चार्ज करना है तो मुझे कितना समय लगेगा? मैं आपको थोड़ा गट फीलिंग दे देता हूँ। टिगोर में 30 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, 30 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो टिगोर और टियागो में करीब 25 से 30 यूनिट्स की बैटरी है। मैं और आगे की स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। जो मॉरिस गैरेज की जो कंपनी MG की ZS EV करके एक इलेक्ट्रिक गाड़ी आती है, उसमें 45 यूनिट की बिजली है और कोना में शायद 60 यूनिट की बिजली है। तो आप मेरे को बताओ कि 60 यूनिट मतलब 60 किलोवाट आवर। और अपन नेक्सॉन की बात कर लेते हैं। नेक्सॉन में कितना है? 45 किलोवाट आवर की बैटरी। अगर इस बैटरी को पूरी डिस्चार्ज होने के बाद तो फिर से पूरा चार्ज करना है तो चार्जर का पावर कितना होगा? 45 किलोवाट। आइडियली बात करो, एक्चुअली इतना मैं नहीं कर पाऊंगा दूसरी चीज़ों का। 45 किलोवाट का चार्जर होगा तो मैं 1 घंटे में उस बैटरी को चार्ज कर सकता हूँ, क्योंकि एनर्जी मेरी कितनी थी? 45 किलोवाट आवर। अगर मुझे उसको 30 मिनट्स में चार्ज करना है तो मेरे पास चार्जर की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए? 90 किलोवाट। अगर मेरे को 15 मिनट में चार्ज करना है तो ये तो मेरा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। बट वेदर द बैटरी केमिस्ट्री जो मैंने थोड़ी देर पहले बात की, डज इट अलाउ टू टेक दैट मच चार्ज फास्टर? नो, दैट इज ऑल्सो लिमिटेड, राइट। तो आप देखोगे कि सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में अगर उसका डाटा शीट पूरा पढ़ोगे तो लास्ट में लिखा रहता है कि 45 मिनट्स और 50 मिनट्स ऑफ फास्ट चार्ज अप टू द 80% ऑफ इट्स कैपेसिटी। मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी आप देखोगे। नो, कमिंग टू द ओरिजिनल पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको एक तो ऑनबोर्ड चार्जर देखने को मिलेगा। देन द चार्जिंग स्टेशन। तो चार्जिंग स्टेशन में 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दो उसको, होम, पब्लिक और हाईवे। होम, पब्लिक, हाईवे मतलब एक ऐसा चार्ज, आप बहुत रईस हो, आपके घर में 5 से 7 गाड़ियाँ और सारी फ्यूचर में गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट होगी एंड यू वांटेड टू चार्ज योर इलेक्ट्रिक व्हीकल फास्टर मतलब मुझे 30 मिनट में चार्ज नहीं करना, लेकिन मुझे 2 घंटे में चार्ज हो जाए ऐसी गाड़ी चाहिए। मैं दोपहर के टाइम पे खाना खाने के लिए आया और रेस्ट करने के लिए, तब तक मेरी गाड़ी वापस से पूरी चार्ज हो जाए। तो उस टाइम पे ऑल्सो इवेंचुअली इन्वॉल्व सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। वो कैसे बताता हूँ कि मान लो सैनिक जी ने अपना खुद का एक पेट्रोल पंप स्टार्ट किया, जैसे छोड़ के एनर्जी छोड़ के चालू किया। तो अभी इनके पास क्या है कि अभी इन्होंने शुरू किया कि आती गाड़ी 2 गाड़ी 5 गाड़ी आती दिन भर में चार्ज करने, नेक्सॉन इस तरह गाड़ी नहीं आ रही। लेकिन फिर जैसे जैसे फ्यूचर में नंबर ऑफ गाड़ीज बढ़ेगी, जो अपने ट्रेंड देखा है, तो हो सकता है कि दिन भर में 500 गाड़ी 700 गाड़ी बढ़ जाएगी। अब ये इन्होंने एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लिया है जिससे पावर ड्रॉप कर रहे हैं। इन्होंने मान लो 500 किलोवाट का कनेक्शन ले लिया, तो इमीडिएटली ये कभी भी पीक पावर 500 किलोवाट से ज़्यादा ड्रॉ नहीं कर सकते। तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कि थोड़ा कम इलेक्ट्रिक व्हीकल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बढ़े, तो बोले सर मेरे को 1 मेगावाट का कनेक्शन दे दो। तो बोले 1 मेगावाट का कनेक्शन आप करोड़ों रुपये खर्च भी करोगे तब भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? बिकॉज द प्रीवियस इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ से पावर आ रही है, जो आ रहा, दैट इटसेल्फ डज नॉट अलाउ टू गो टू 1 मेगावाट क्विकली। इट हैज़ टू चेंज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्टिंग, जहाँ से जनरेशन हो रहा है, जहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सब भी चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो मांगेंगे इनको मिलेगा नहीं। अगर ये मांगेंगे नहीं, इनको मिलेगा नहीं, तो इनको क्या करना है? व्हाट इज द अल्टरनेट ऑप्शन? डिपेंड ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी स्टोरेज। कि जब मैं बैटरी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तब भी मैं ग्रिड से उतना ही पावर ड्रॉ करूँ, कहीं से भी ड्रॉ करूँ, अपने पास थोड़ा सा स्टोरेज करके। तो फ्यूचर वुड बी नॉट वॉट एवर आई टोल्ड। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना अभी आपको कि इस टाइप के ऑनबोर्ड चार्जर होंगे, ऐसे चार्जर होंगे, इलेक्ट्रिक से पावर लिया, चार्ज कर दिया, इतने पावर का बना लिया, वो फ्यूचर में। फ्यूचर इज दिस विच आई एम सेइंग कि ऑलवेज स्मार्ट ग्रिड और रिन्यूएबल के कॉम्बिनेशन से वॉट एवर यू विल गेट एन AC, then AC you convert it to DC, from DC you will have a DC to DC, like जो भी बैटरी का वोल्टेज है
हो सकता है कि नेक्सॉन की बैटरी 300 वोल्ट की है, ओनर की बैटरी 450 वोल्ट की है, टू व्हीलर की बैटरी 45 वोल्ट की है, 72 वोल्ट की है, तो उसके हिसाब से वोल्टेज बना हुआ बैटरी के साथ। देन ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, चाहे मैं पावर रिन्यूएबल से ड्रॉ करूँ, चाहे मैं पावर ग्रिड से ड्रॉ करूँ, स्मार्ट ग्रिड से कहीं से भी पावर ड्रॉ करूँ, आई शुड हैव एन एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कोई भी टोपोलॉजी, कोई भी पेपर आप प्रेजेंट करें, कोई भी चीज़ आप काम करें, ऑलवेज कंसिडर एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट इन पिक्चर। उसके बिना अपनी सब लोगों की यात्रा संभव नहीं है। ये मैं थोड़ा सा आपको कंपेरिजन दिखाना चाह रहा था एनर्जी और इसका, और इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकेशन थोड़ा कंपेयर करता हूँ, फिर अपन आगे चलते हैं। स्पेसिफिकेशन में दोनों में जो मोटर लगी है वो परमानेंट मैग्नेट PMSM मोटर लगी है। भगवान के लिए ये मत मानना कि PMSM लगी तो PMSM मोटर पे मेरे को काम करना है। PMSM मोटर पर काम नहीं करना। पीपल आर वर्किंग टुवर्ड्स हाउ टू गेट रीड्स ऑफ मैग्नेट। चाइना से मैग्नेट न लाना पड़े, इंडक्शन पे काम करना पड़े, लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। IIT ISC सभी लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इसकी जो पावर थी करीब करीब 129 HP और 142 HP, जिसको किलोवाट में 95 किलोवाट और 100 किलोवाट दोनों पावर लगभग के पावर कैपेबिलिटी 245 353 न्यूटन मीटर की है। ड्राइविंग मॉडल सब छोड़ दो, मैं आपका सीधे ये लास्ट थर्ड लास्ट 80% चार्ज इन SOC टैंक। SOC क्या होता है? बैटरी स्टेट ऑफ चार्ज। तो स्टेट ऑफ चार्ज अगर पूरी तरह से डिस्चार्ज हो जाए तो 0 SOC है, पूरी तरह से 100 फुल चार्ज हो जाता है SOC 100% है। तो 80% चार्ज करने के लिए उन्होंने बोला है कि हम 60 मिनट बिकॉज ऑफ इंटरनल बैटरी केमिस्ट्री 60 मिनट अलाउ करते हैं, और यहाँ पर जो लगा करना सर वो 50 मिनट वहाँ पर लिखा हुआ है। अब बैटरी वोल्टेज भी अपन ने साफ साफ लिखा हुआ है 320 वोल्ट एंड 450 वोल्ट। जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा था कि सपोज समवन यू आर ऑनिंग ए कंपनी जो कि इलेक्ट्रिक चार्जर बना रही है, तो आपके पास जो आपके चार्जर बनेंगे वो चार्जर में हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल कम इन पिक्चर, कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यू विल ऑलवेज रिकॉग्नाइज कि जैसे आपने चार्जर प्लग किया, बिना आप कम्युनिकेशन के यू विल कम टू नो कि बैटरी निकल की जो बैटरी की कैपेसिटी वो आप देखिए ऊपर से 4 5 है 100 यूनिट 75 यूनिट 100 यूनिट 75 यूनिट। So they are going in a little different direction. They don't care about, because वहाँ पे एनर्जी अबंडेंट है, न्यूक्लियर पावर से वो लोग एनर्जी बनाने में यूज है। दूसरा, इनका जो 0 से फुल स्पीड जाने का जो टाइम है, अगर आप पहले वाला देखेंगे तो 0 से फुल स्पीड जाने का जो उनका टाइम था वो करीब फुल स्पीड पहुँचने 10 सेकंड 15 सेकंड या 20 सेकंड की बात करते हैं कि 20 सेकंड का टाइम लगा देता है, इसमें लिखा नहीं कहीं पे। कहाँ पर लिखा? हाँ 9.97 और 8.5 सेकंड। यहाँ पर जो एक्सीलरेशन की बात करते हैं जस्ट हाफ टाइम, कि विद इन 4 सेकंड विल बी एबल टू रीच फुल स्पीड। ठीक है, एंड द कॉस्ट इज ऑल्सो रिलेटिवली वेरी हाई, $80,000 $85,000 $10,000 मतलब आप मान लो कि करीब करीब 8 लाख रुपए के आसपास हुआ। इतना ही हुआ। $1,000 मतलब 80,000, तो एक $10,000 मतलब 8 लाख, और अगर $80,000 है तो 64 लाख 50 लाख, और अपने पास जो भी नेक्स्ट कितने में 15 लाख 16 लाख 14 लाख 12 लाख। तो कॉस्ट इज ऑल्सो रिलेटिवली amount of energy which is available 173 kilojoule into 10 to the power 12 watt of energy is available, मतलब infinite amount of energy available है। कितने किलोवाट आवर एनर्जी सरफेस पाने के बाद अपने पास इतनी बढ़ती है, और 4 to 7 किलोवाट आवर जो अपन बोलते हैं पर स्क्वायर मीटर, दैट इज दी एनर्जी विच इज अवेलेबल ऑन दिस थिंग। उसके बाद में जो सोलर पैनल अपन लगाते हैं, सोलर पैनल की एफिशिएंसी कितनी होती है? 15%, 17%, 20%, मतलब 1 किलोवाट आवर एनर्जी अगर सोलर पैनल पे जाए उसमें से केवल 200 वाट 170 वाट 190 वाट इस पे इतने आउटपुट हमें मिलता है। बाकी का ऐसा नहीं वेस्ट हो जाता, बाकी विल अगेन गो बैक टू इन्वायरमेंट, पेड़ पौधों के लिए जाएगा, धरती माता के लिए जाएगा, जहाँ पे भी जाएगा वहाँ चला जाएगा। नाउ द आइडिया इज, जो मैंने आपको सबसे पहला टॉपिक बताया था कि सोलर मेगाट्रेंड में एक मेन काम क्या हो रहा है, हाउ टू इंक्रीज दी एफिशिएंसी ऑफ सोलर पैनल। जो ये 17% है इसको 19, 20, 22, 25 और 30% पे कैसे लेके जाए, एक उसके ऊपर काम हो रहा है। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा टिपिकल
किसी को ऐसे कोई मन में सवाल है सेल क्या होता है, पैनल क्या होते हैं, अरे क्या होते हैं, स्ट्रिंग क्या होती है, अगर वो उस टाइप के सवाल होता मैं देता हूँ तो अदरवाइज आई कैन स्किप इट। है किसी को कोई सवाल दिमाग में कि सर मेरे को नहीं पता, मेरे को सुनने का नहीं, सुना था कर दूँ स्किप इसको। सेल मतलब डायोड जिसको हम बोलते हैं। सो जो एलईडी होती है लाइटिंग एवरीथिंग डायोड, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो लाइट विल बी आउटपुट, व्हेन यू इंसर्ट अ लाइट इलेक्ट्रिसिटी विल बी जनरेटेड। तो जो एक सोलर पैनल होता है उसमें मल्टीपल डायोड्स को सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके आपको सोलर पैनल बनाया जाता है। व्हेन यू कनेक्ट नंबर ऑफ पैनल इन सीरीज तो उसको आप स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। 10 पैनल का एक स्ट्रिंग, 20 पैनल का स्ट्रिंग। आपको पैनल को सीरीज में कितने सीरीज में कनेक्ट करना है, कितने पैनल पैरेलल में कनेक्ट करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय द पावर प्रोसेसिंग एलिमेंट। पावर प्रोसेसिंग एलिमेंट मतलब आपका ग्रेटा इन्वर्टर सेट हो, उसकी मैक्सिमम वोल्टेज रेटिंग कितनी है, उसमें मैक्सिमम करंट कितना हो, मैक्सिमम करंट को प्रोसेस कर सकता है, उसके हिसाब से उसको सीरीज पैरेलल में आप कनेक्ट करते। दूसरा एक मिथ और है जो अपने यहाँ नहीं, मतलब आप लोग सब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो आपको तो नहीं होगा, लेकिन बाकी बहुत से लोगों का समझ है कि जितनी ज़्यादा धूप होगी, जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, उतनी ज़्यादा पावर जनरेट होगी। ऐसा नहीं। सोलर एनर्जी जो धरती पे आ रही है, इस पूरे सनराइज को आप दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। वन इज द विजिबल एनर्जी, अनदर वन इज कॉल्ड इंफ्रारेड एनर्जी। एक जिससे हम एक दूसरे को देख पा रहे हैं वो विजिबल एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी जब मैं धूप में जाता हूँ तो मुझे अगर गर्म लगा है तो दैट इज कॉल्ड इंफ्रारेड और हीट एलिमेंट। इस पूरे सनराइज में जो पीवी की जो टेक्नोलॉजी है वो किस पे काम करती है, विजिबल, जिससे हम देख सकते हैं विजिबल एनर्जी। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी पैनल से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा तभी बनेगी जब दिन बड़ा हो, ज़्यादा बड़ा दिन हो, नंबर वन, और टेम्परेचर हो। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एफिशिएंसी, पैनल की एफिशिएंसी गिरेगी। मैं उसका इफेक्ट भी अब आपको दिखाता हूँ आगे। तो हमेशा याद रखना, अगर ऐसा मिसकंसेप्शन है कि ज़्यादा धूप होगी, ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़्यादा पैनल से बिजली बनेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लाइट जितनी ब्राइट होगी और टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर जितना कम होगा उतनी अधिक बिजली, ठीक है। 1 किलोवाट पैनल से कितनी इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है, एक दिन में कितने यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन सकती है? कोई 5 यूनिट बोलता है, कोई 6 यूनिट बोलता है, कोई 4 यूनिट बोलता है, बट ऑन एन एवरेज इंडियन जियोग्राफिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए 5 यूनिट, 5.5 यूनिट आराम से बनती है। जब कोई कंपनी सेल करती है, ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो दे विल काउंट एवरीथिंग ऑन 4 यूनिट पर डे पर किलोवाट। 1 किलोवाट से 4 यूनिट के आसपास। अच्छा, दूसरा आप लोग बताओ कि मैडम आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आता है? 3 to 5,000। तो आप 3 to 5,000 मतलब मान लो कि 5,000 इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो इनके घर में लगभग इसका 60%, मतलब 5,000 का 60% कितना हुआ? 3,000। 5,000 का 530 ऐसे बोलेंगे ना हिंदी से, हिंदी में तो 3,000 रुपीज़ हो गए। तो 3 जितना इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें 0.6 का गुणा करो, और 0.6 से गुणा करके जितना भी वैल्यू आ रहा है उतना किलोवाट का पैनल लगा, उतना किलोवाट का घर में ग्रेटर लगा, तो इनका इलेक्ट्रिसिटी का बिल 1/5 हो जाएगा। कितना? 1/5। दैट इज दी ओनली थंब रूल विच आई एम सेइंग यू कि 5,000 का इनका मंथली इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। अगर ये 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम के घर में लगा रहते हैं, जिसके ऊपर इनको सब्सिडी मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, जो भी पैसा लगेगा वो इनका और इनके पापा का लगेगा। तो बेसिकली इनका जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल था पहले कितना आ रहा था? 5,000, वो 1/5 हो जाएगा। 1/5 मतलब कितना हो जाएगा? केवल 1,000 रुपीज़ पर मंथ आपको पे करना पड़ेगा, और बाकी आपको गवर्नमेंट से भी कुछ लेना पड़ेगा। ये जो नंबर मैंने आपको बताया जो 0.6 का मल्टीप्लाई कर दोगे, इसलिए बताया सो दैट यू नीड नॉट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम गवर्नमेंट। अगर आप बड़ा पैनल उनको 5 किलोवाट का सजेस्ट कर दोगे तो शी विल बी एबल टू फीड मोर एनर्जी टू द ग्रिड, तो फिर वो गवर्नमेंट MPP इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जाके पैसा मांगो, ये करो, वो सब नहीं करो। तो 0.6 को मल्टीप्लाई करो और आगे। दिस इज दी वे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनीबडी इज अवेयर ऑफ फिल फैक्टर? फिल फैक्टर ऑफ एन पैनल कभी पढ़ा आप लोगों ने? फिल फैक्टर इज दी, अब जैसे हम लोग फॉर्म फैक्टर पढ़ते हैं, पीक फैक्टर पढ़ते हैं RMS जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, ऐसे बेसिक सोलर में जब अपन पढ़ते हैं तो जैसे टर्मिनोलॉजी कॉल्ड फिल फैक्टर। फिल फैक्टर विल नोटिफाई हाउ मच पैनल इज हेल्दी। पैनल की लाइफ कितनी होती है आपकी नज़र में?
15 साल के बाद कुछ बचता नहीं है उसमें, 25 साल गारंटी के साथ बोलते हैं, ठीक है। तो फिल फैक्टर इज दी टर्मिनोलॉजी जिससे आप उसकी पैनल की क्वालिटी आफ्टर सर्टेन पीरियड यू कैन फाइंड आउट। तो बेसिकली पैनल में दो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, एक होती है ओपन सर्किट वोल्टेज और एक होता है शॉर्ट सर्किट करंट, और दूसरा होता है मैक्सिमम वोल्टेज एट मैक्सिमम पावर पॉइंट और करंट एट मैक्सिमम पावर पॉइंट। सो VMP IMP जब भी मिले और उसका रेटेड VOC IOC का जो रेशो रहेगा वो रहेगा फिल फैक्टर। तो अगर आप देखेंगे तो IMP VMP डिवाइडेड बाई IOC और VOC। ये जो टेम्परेचर वाली जो बात कर रहे थे, अजी मैं कुछ पूछना किसी से? ये जो कर्व है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, लास्ट वाला जो कर्व है, जो ओपन सर्किट वोल्टेज जो मैं टेम्परेचर वाली आपको और विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट टेम्परेचर, तो जो पॉइंट मैं आपको बोल रहा था कि मन में ऐसा मिथ मत रखिए कि अच्छा टेम्परेचर रहेगा तो बिजली आपको ज़्यादा बनेगी, टेम्परेचर जितना कम है उतना ज़्यादा आपको बिजली बनेगी। ऑलवेज कीप इन माइंड दैट यू हैव टू कनेक्ट, इफ यू आर मेकिंग ए पैरेलल स्ट्रिंग, तो ऐसा नहीं कि एक 7 पैनल का और एक 8 पैनल का पैरेलल कर दिया, नथिंग विल हैपन टू द पैनल बट यू विल नॉट बी एबल टू यूटिलाइज प्रॉपर्ली। MPPT में आप पूछें तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रीफ कर देता हूँ आपको। जो भी जितने भी चार्जिंग स्टेशन होंगे उनको एक प्रोटोकॉल, जिसको अपन प्रोटोकॉल क्या होता है, बेसिकली लैंग्वेज होती है कि मैं और आप किस बात अभी हिंदी या इंग्लिश में अपन बात करें, मैं भी हिंदी समझता हूँ, आप भी हिंदी समझते हैं, मैं भी इंग्लिश समझता हूँ, आप भी इंग्लिश समझते हैं, तो मेरा थॉट आप तक पहुँच गया। तो सिमिलरली चार्जर्स को बैटरी से बात करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की आवश्यकता पड़ेगी, जिसको बोलते हैं OCPP, ओपन चार्जिंग पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये ओपन सोर्स मतलब किसी का अधिकार नहीं है, एक अलायंस बना वर्ल्ड में, पर OCPP के ऊपर काम हो रहा है। अभी OCPP का जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है 2.01 OCPP। तो आप में से कुछ लोग जो IoT पे या प्रोटोकॉल्स पे काम करते हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि OCPP में क्या नए नए एडवांसमेंट आया, जैसे जो कुछ बैटरियाँ फेल हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, तो फिर OCPP में और उनको क्या इम्प्रूवमेंट करना रहता है। तो आपको क्वेश्चन का उत्तर ये है कि अलग अलग बैटरी वोल्टेजेस को कैसे पहचानेगा चार्जर, इट इज बेस्ड ऑन OCPP। ओके, और कोई सवाल सोलर पैनल से रिलेटेड नहीं है, और दैट इज रूल्ड आउट। मध्य प्रदेश शासन ने उसका विरोध भी, मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश शासन ने भी उसका विरोध किया था कि जिन लोगों ने भी EV खरीदी उनके घर में सेपरेट कनेक्शन होना चाहिए, कुछ पॉलिसी भी बनने वाली थी, बट इट इज ऑलरेडी टेकन इन बैक, वो पॉसिबल भी नहीं है। नहीं तो पूरा जो सेंटर का मतलब केंद्र का जो प्रमोशन है इलेक्ट्रिक व्हीकल को पूरा का पूरा रुक जाए, वो नहीं होगा, एंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड एक्चुअली। ओनली थिंग यू हैव टू वरी इज व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन यू हैव टेकन। ठीक है, अगर आपने 3 फेज कनेक्शन लिया और आपने 5 किलोवाट का कनेक्शन लिया तो यू शुड नॉट एक्सीड दी 5 किलोवाट, क्योंकि हर मीटर आज हर एक एनर्जी मीटर जो आपके घरों में लगा है विच इज़ केपेबल ऑफ एक्सट्रैक्टिंग के आपने पीक कितनी पावर वहाँ से ड्रॉ करी, अगर ज़्यादा करी तो आपको पेनल्टी ऑटोमेटिकली आपके बिल में लगा के दे देगा, तो आपको कनेक्शन नेक्स्ट लेवल का कनेक्शन लेना ही पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली इट इज टेकन केयर। इसलिए वो सेपरेट पॉलिसी वगैरह की बात अभी अब नहीं होगी, होना भी नहीं चाहिए, अपन लोग को सबको उसका विरोध भी करें, होना भी नहीं चाहिए। नहीं, ये पॉइंट आप गलत चले गए, आप गलत दिशा में चले गए। ऐसा नहीं कि घर में ही चार्ज करना, फास्ट चार्ज कर सकते हो, बाहर भी चार्ज कर सकते हो, बट उसकी रेटिंग एक डिपेंड पावर से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। साइकिल रिड्यूस हो जाएगी, जैसे अपने 3000 साइकिल करवा रहे हैं, जैसे उसको कंटिन्यूस फास्ट चार्ज करें तो हो सकता है 500 की बैटरी में नहीं, ऐसा नहीं। आपने सुना है, आपने समझा है, आई वुड लाइक टू माइंड दैट, क्योंकि आप उस चीज़ को अभी समझेंगे तो आप उस बात को बोल पाएंगे। जब भी कोई बैटरी मैन्युफैक्चरर या व्हीकल मैन्युफैक्चरर ऐसा बोलता है कि आप उसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं 45 मिनट की पावर से, तो वो ये मान के चलता है कि उसके बाद भी उसकी बैटरी की लाइफ खराब नहीं होगी, उसके बाद भी अगर आप उससे अधिक पावर पर चार्ज करते हैं, मुझे और जल्दी है, तो मैं बैटरी की लाइफ जो आपको प्रश्न था उसका उत्तर चार्जिंग के लिए फास्ट चार्जिंग नहीं है, अगर उस रेंज में है तो बैटरी नथिंग विल हैपन इफ अगर आपको उस रेंज में आप चार्ज कर रहे हो, मतलब अगर
नेक्सॉन ने बोला है कि 50 मिनट से जल्दी चार्ज नहीं करना है तो नहीं करना, उससे बड़ा चार्जर मत लगाओ, 20 मिनट में चार्ज कर लो। पहले तो जो BMS लगा बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम उसके अंदर लगा वो दैट इटसेल्फ विल नॉट अलाउ, नंबर 1। उसके बाद भी आप बहुत बड़े स्मार्ट हो, आपने पूरा BMS को बाईपास कर दिया तो भी आप बैटरी की लाइफ खराब कर लोगे, लास्ट करोगे। अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तो सुना है मैंने या इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको हम बोलते हैं, नहीं नाम सुना है, बस बहुत नाम सुना अपना काफ़ी मेरे लिए। तो बेसिकली जितना भी इंटरनेट से कनेक्टिविटी है इज नथिंग बट एन IoT। आज हम लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं IoT। आज आपके घर में जोमेटो वाला अगर कोई फूड डिलीवर करता है इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ एन IoT। अगर आप जोमेटो वाले को बैठ के देख सकते हो कहाँ तक आया, न्यू मार्केट तक आया, यहाँ तक आया, तो दैट इज नथिंग बट एन IoT। अगर आप ओला पे बुक करते हैं, ओला के कहाँ पर खड़ी हो, कहाँ तक आ चुकी है, IoT। अगर आप सोलर पंपिंग में देख सकते हो कि किसान के यहाँ पंप कितने बजे चालू हुआ, कितने बजे बंद हुआ, कितनी एनर्जी बनी, वो वाला सारा डाटा उठा कर आप सर्वर पर देख सकते हो, आपको मोबाइल पर देख सकते हो, इट्स एन IoT। अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा तो इलेक्ट्रिक व्हीकल में आपके मोबाइल ऐप पे ऐसा पता चल रहा है कि बैटरी आपकी 70% चार्ज होगी, थोड़ी देर बाद जाके चार्जर बंद कर दो, IoT। अगर आपके घर में AC लगा है और आप घर पहुंचने के पहले आपके AC को यहीं से घर से बैठे बैठे चालू करना चाहते हो ताकि आप पहुंचो उसके पहले ठंडी हो, आपका रूम ठंडा हो जाए गर्मी के टाइम पे, IoT। सो IoT इज एवरीवेयर, आप बच नहीं सकते। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं कंट्रोल सिस्टम पढ़ाता हूँ तो मेरे को IoT का नॉलेज नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आपको फिर भी IoT का नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज वो उसके बिना ना तो आपके स्टूडेंट कहीं के ना आप कहीं के, तो IoT यू शुड नो, ठीक है। एप्लीकेशन, IoT का एप्लीकेशन, IoT का फुल फॉर्म है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। जहाँ पर भी इंटरनेट की कनेक्टिविटी है मशीन के साथ में इज नथिंग बट एन IoT। एप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैंने आपको सारे एप्लीकेशन गिना दिए, जोमेटो का एप्लीकेशन गिना दिया, ओला का एप्लीकेशन गिना दिया, किसान के पंप का एप्लीकेशन गिना दिया, एयर कंडीशनिंग का एप्लीकेशन गिना दिया। आप जो बोलोगे सब में IoT, आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल सब जगह IoT है। तो बेसिकली एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपका कुछ और क्लियर होगा। These things work and work together. But how exactly do all these devices share such large quantities of data? And how do we put that information to work? Whether we're improving the production of a factory, giving city residents real-time updates on work, इसमें एक एप्लीकेशन है, अपन मैं IoT का आपको इंट्रोडक्शन दिया, जो एप्लीकेशन बताया। इस वीडियो में चीज़ है कि आप थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको खबर होगा कि सपोज वी टुगेदर आर रनिंग एन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में IoT से क्या क्या हो सकता है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, वो सब एक एप्लीकेशन आपको दिखेगा। और मैं चाहता हूँ कुछ सवाल आपके दिमाग में आप पूछें। or monitoring our personal health is the common Internet of Things platform that brings us diverse information together and provides the common language for the devices and apps to communicate with each other. हमने देखा एक IoT का एग्जाम्पल, इसमें बार सपोज टू ब्रेक डाउन, थोड़ी देर बाद आगे से निकल हो सकता है, प्रेशर लाएंगे तो प्रेशर सेंसर, या हो सकता है छोटा सा एग्जाम्पल हो कि मेरे फ्रंट टायर में, लेफ्ट फ्रंट टायर में हवा 25 PSI के लिए लगता है कि 10 PSI, तो आगे जाके ब्रेक डाउन हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। सो ऑल द डेटा इनसाइड द कार is actually collected and sent to the server and it has come, notification has come to your mobile app। दूसरी चीज़ है कि जो डेटा अलग अलग सेंसर से जो आ रहा है, ये डेटा खाली ऐसा नहीं कि मुझे सर्विस मिल जाएगी, मुझे मैप पे साथ दिख जाएगा कि मेरा नेक्स्ट सर्विस स्टेशन कौन सा, फिर कूपन आ जाएगा कि 15%, 100 रुपये का पंचर आप 50 रुपये में बनवा लो, ऐसा नहीं है। मेन इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा टायर बार बार पंचर हो रहा है, इसका एनालिसिस करना, और यही कंपनी का टायर हो रहा है। हो सकता है आप कार मैन्युफैक्चरर हो, आपने 500 व्हीकल में CN का टायर डाला, 500 व्हीकल में ब्रिजस्टोन का डाला, 500 व्हीकल में दूसरा टायर डाला। सो द डेटा एनालिसिस कि मैं ये टायर में ज़्यादा पंचर हमको ऑब्जर्व हुए, इस पर्टिकुलर एरिया में ज़्यादा पंचर ऑब्जर्व हुए, वो सारा एनालिसिस IoT से हो सकता है। तो IoT इज नॉट ओनली ए डेटा कैप्चरिंग, इट इज डेटा कैप्चरिंग प्लस डेटा एनालिसिस प्लस डेटा कंट्रोल, सब कुछ हमको। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल अपने देखा, अगर अपन थोड़ा और क्लियर करें, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो द आर्किटेक्चर ऑफ एन IoT, अगर कोई भी एप्लीकेशन हो, जो भी अपने जोमेटो का एप्लीकेशन की बात करी, अपन चलो जोमेटो का एप्लीकेशन ले लेते हैं एक बार। तो जोमेटो का एप्लीकेशन में बेसिकली व्हाट इज
needed is a hardware device. So most of the time your mobile phone becomes your hardware device, most of the time. And in some application when your mobile phone is not your hardware device, you might need to develop a separate interface between internet and the device. जैसे सोलर पंपिंग का एप्लीकेशन जो हमने शक्तिमान में डेवलप किया, वहाँ पर हमने एक 2G बेस्ड प्रोसेसर लगाया जो ड्राइव में क्या चल रहा है, कितने आरपीएम पे चल रही है, कितने फ्लो आउटपुट आ रहा है, पंप आउटपुट, वो सारा डेटा हम गैदर करके सर्वर पे भेज देते हैं, 2G एप्लीकेशन से भेज देते हैं. तो सिमिलरली इन केस ऑफ जोमेटो का एप्लीकेशन है, मोबाइल फोन इटसेल्फ बिकम्स एन हार्डवेयर इंटरफेस. हार्डवेयर इंटरफेस में सबसे पहले आता है जो आपका सेंसर है. सेंसर मतलब अगर मान लो कि मुझे टेम्परेचर मॉनिटर करना है पेशेंट का, मेरे हॉस्पिटल में 10 पेशेंट लगा है, और 10 के 10 पेशेंट्स में अपन ने एम्बेडेड चिप इंस्टॉल कर दी सबके अंदर, वो वांटेड टू मॉनिटर टेम्परेचर एवरी 1 आवर. तो आपने जो सेंसर इंटरफेस किया, वो टेम्परेचर आपको हर 1 घंटे में अगर रीडिंग चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेम्परेचर कोड भी NTC, PTC और थर्मोकपल और वाटेवर, उसको अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल को अपने यूजफुल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट किया. उस यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एक पर्टिकुलर सर्वर पे, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे भेजा. कितने इंटरवल में हो सकता है, आपको 1 घंटे में आवश्यकता थी, आपको 15-16 मिनट में आवश्यकता थी, वो डाटा आपने भेजा एंड देन वो डाटा आपके पास अवेलेबल है क्लाउड. और जब एक बार डाटा क्लाउड पर अवेलेबल है, तो यू कैन एक्चुअली एक्सेस द डेटा फ्रॉम एनीवेयर थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन. सो दिस इज ऑल अबाउट IoT. ठीक है. lot of all which I wanted to speak here, जो HTTP, MQTT और जो different protocol है, which is all related to computer science in which all can study. But आप ये चीज़ ध्यान रखो, जो भी IoT का application है वो आप यहाँ डेवलप करो, it has to be on MQTT. ये आप याद रखना. That's all. दोस्तों ये बिजनेस काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था, यानी आइडियाज सीख लिया. Okay, on the behalf of organizing committee of this faculty development program and electronic department and Bhopal, I extend sincere thanks to Modi because he has spared this time. We can understand that for a person of industry, sparing some 6-7 hours because he has started from there at around 6:30 in the morning from Indore and reached here by 9:30. And now he is with us till 10:30 and maybe he will be going back. So whole day is gone in this whole process. So we value that and sir, thank you very much that we have come to this institute, and definitely we would like to have some kind of collaboration with your industry, and if required as you told, if required and if you find that our students are suitable, then we will request you to introduce in your team so that they can work with you for all these developments, whatever you want. That is. I am open to hire anyone who want to work in this. So it is a kind of opportunity for all the PG students. Actually, this kind of interaction is also we feel that it gives an opportunity to you for interaction, and then finally get some kind of opportunities also.